मेरी छोटी बहन राधा एक बिल्कुल ही सीधे साधे दिमाग की मालिक थी और उसे सही तरीके से दुनियादारी का नहीं पता था। माँ बाप की मौत के बाद मैं उसे अपने साथ घर ले आई थी और वो मेरे साथ रहने लगी थी। वो अभी सिर्फ़ 19 साल की थी कि वो मेरे साथ एक ही कमरे में सोती थी। उसे अकेले सोने से डर लगता था और इस वजह से वो मेरे साथ एक ही कमरे में सोती थी। अब सिस्टम ये था कि मेरे 2 बच्चे भी थे और मैं भी राहुल के साथ इसी कमरे में सोती थी। राहुल मेरा पति था और ज़ाहिर बात है कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहूँगी तो और किसके साथ रहूँगी। ऐसे में राधा भी इसी कमरे में सोती थी। राधा का बिस्तर अगरचे अलग था और मैं अपने पति के साथ अलग बिस्तर पर सोती थी और इसी तरह दोनों बच्चों को भी अलग चारपाई दी गई थी जहाँ पर दोनों बच्चे सोया करते थे। लेकिन अब ऐसा था कि अक्सर रात में वो पेशाब करने, पानी पीने या किसी और घर से उठ जाती या वैसे ही उसकी नींद खुल जाती तो वो मुझे और राहुल को अक्सर देख लिया करती थी। लेकिन क्योंकि वो एक सादा ज़हन की लड़की थी इसलिए हमने कभी इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी और हम हंस कर के बाल को टाल दिया करते थे। इसी तरीके से कुछ रोज़ इसी तरीके से गुज़र गए और उसे हमारे यहाँ आए हुए तकरीबन महीने से 1.5 महीना हो चुका था। माँ बाप की मौत के बाद मैं उसे यहाँ पर ले आई थी और अब वो महीना 1.5 महीने से यहीं पर रह रही थी। मैंने कई बार कोशिश की थी कि साथ वाले कमरे में उसे अलग बिस्तर लगा दूं ताकि वो, बहरहाल बच्ची नहीं है, एक नौजवान लड़की है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि उसके ज़हनी कैफियत को देखते हुए वो अकेले नहीं सोती थी और हमारे कमरे में वो इसलिए सो जाती थी कि इस कमरे में और लोग भी सो रहे होते थे और उसको तसल्ली रहती थी। यही बात थी कि मैं उसे अपने कमरे पर सुलाने पर मजबूर थी, लेकिन ये बात मेरी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही थी। अक्सर राहुल जब रात को मुझे अपने पास बुलाते या फिर मेरा मन होता तो मैं राहुल के पास चली जाती, तो ऐसे में राहुल और मैं जब आपस में कुछ गुफ्तगू शनीद कर रहे होते या आपस में हमारी कुछ बातचीत चल रही होती तो मैं देखती कि राधा जाग गई है और राधा जो है वो ना सिर्फ जाग रही है बल्कि वो हमारी चारपाई की तरफ ही देख रही है। ऐसे में राहुल थोड़े झेंप से जाते और मुझे कहते कि इसे समझाओ, ये इतनी छोटी बच्ची नहीं है, इसे सब कुछ पता है और ये सादा है, मैं मानता हूँ, लेकिन बहरहाल इसके सामने ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरे 2 बच्चे थे जो कि ख़ास से बड़े नहीं थे, इसलिए मैं उन बच्चों से तो कोई पर्दा नहीं करती थी और अगर उनमें से कोई जाग भी जाता था तो मेरे लिए कोई परेशानी का बायस नहीं होता था क्योंकि वो दोनों बच्चे ही थे। लेकिन ज़ाहिर बात है कि राधा बच्ची नहीं थी। एक रोज़ जब राहुल काम पर गए हुए थे, राधा मुझे कहने लगी, दीदी मुझे भी जीजा जी के साथ वो करना है। जब वो आपसे मोहब्बत करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी बहन अगरचे 19 साल की थी मगर बहुत भोली भाली थी। उसे अभी किसी बात का इल्म नहीं था। वो कई बार रात में उठ जाती थी तो मुझे राहुल के साथ देख लेती थी। इन बातों को लेकर के मैं परेशान ज़रूर थी, लेकिन मैंने उस रोज़ जब सामने से मुझे मेरी बहन ने ये बात कही तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। मैंने कहा कि देखो, इस लड़की के मन में भी ख्वाहिश जाग गई है, हत्ता कि ये लड़की एक ऐसी लड़की है कि जो दुनियादारी से बेखबर है। मेरा नाम सुमित्रा है और ये मेरी छोटी बहन राधा है। हम दोनों ही जो है वो बहनें हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है कि कोई भी बहन अपने शौहर के लिए अपनी बहन को पसंद नहीं करेगी और ना ही वो चाहेगी कि उसकी बहन जो है उसके शौहर के साथ सोए। लिहाजा मैंने बड़े प्यार से राधा को इस बात को लेकर के समझाया और उससे बताया कि तुम्हें जो है ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। वो तुम्हारे जीजा जी हैं और जीजा जी के साथ ये सब कुछ नहीं होता। ये जो कुछ भी है मियाँ बीवी के लिए मखसूस होता है और वो तुम्हारे शौहर नहीं हैं, वो तुम्हारे जीजा हैं। अब वो कहने लगी कि ठीक है दीदी, लेकिन मेरा फिर मियाँ कहाँ है, मेरा पति कहाँ है, मुझे फिर मेरा पति ला दो। मेरा पति आएगा तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारे जीजा यानी तुम्हारे पति को नहीं कहूँगी, मैं जीजा को नहीं कहूँगी, मेरा पति मुझे चाहिए, मुझे मेरा पति ला के दो। इस तरीके से वो बच्चों की तरह ज़िद करने लगी और खैर किसी न किसी तरीके से वो दिन गुजर गया। रात को राहुल आए तो मैंने राहुल को ये बात बताई तो राहुल कहने लगे कि यार ये तो मामला अब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी लड़की से तो कोई शादी करने के लिए भी तैयार नहीं होगा। लेकिन बहरहाल मैं पंडित जी से बात करता हूँ। पंडित जी के नज़र में हज़ारों रिश्ते होते हैं, कोई ना कोई लड़का जो है इसके हिसाब का मिल जाएगा जो इस हालत में इसे अपना ले। कम से कम इस हालत में जो इससे शादी करने के लिए तैयार होगा वो एक मुखलिस इंसान होगा और अगर वो इससे शादी करके इसे अपनी बीवी बना लेगा और ये उसकी पत्नी बन जाएगी तो ये हमारे लिए बेहतर है।
यही बात राहुल ने अगले रोज़ पंडित जी से की, तो पंडित जी ने भी, ज़ाहिर बात है राधा की कैफियत से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ थे और घर में भी 3-4 मरतबा आ चुके थे। इस बात के लिए बाकायदा उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि कोई लड़का भी ऐसा नहीं जो राधा जैसी लड़की को अपनाए। राधा तो बिल्कुल ही एक बच्चे के ज़हन रखती है और एक बच्चे जैसा जहन रखने वाली लड़की को कैसे अपनाया जा सकता है। लिहाजा राधा जो है वो एक ऐसी लड़की है कि जिसके बारे में बात नहीं की जा सकती। अब मैं और राहुल दोनों ही परेशान रहने लगे, इस बात को भी लेकर के परेशान रहने लगे कि माता पिता के देहांत के बाद ये ज़िम्मेदारी मुझ पर आ तो गई थी, लेकिन अब मैंने अगर इसकी शादी ना करवाई तो उनकी आत्मा भी स्वर्ग में भटकती रहेगी और कहेगी कि एक बहन अपनी दूसरी बहन का घर तक ना बसा सकी, उसका ख्याल ना रख सकी। वो जहाँ से भी मुझे देख रहे होंगे वो ज़ाहिर बात है कि कहेंगे कि सुमित्रा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुमने बहन की ज़िम्मेदारी ली थी तो अपनी बहन के लिए तुम्हें जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए था। अब ऐसा तो नहीं हो सकता था कि मैं राहुल को बोलती कि वो एक रोज़ मेरे साथ सो जाया करें और दूसरे रोज़ जो है वो राधा के साथ सो जाया करें, क्योंकि ये तो पाप है और पाप भी छोटा मोटा पाप नहीं, महापाप है। तो मैं ऐसी पाप की ज़िंदगी तो ज़ाहिर बात है ना खुद गुजार सकती थी, ना राहुल को मैं इस ज़िंदगी के लिए आमादा कर सकती थी। लेकिन अब सवाल ये था कि ये पाप है या नहीं है। मैं राधा की ज़ात को लेकर के परेशान थी, क्योंकि मेरी बहन बिल्कुल सादा थी और ऐसे में कल को भगवान ना करे मैं और राहुल भी नहीं रहते, हमारा देहांत हो जाता है या हम कहीं चले जाते हैं या हमारे साथ कुछ 19-20 हो जाती है, तो ऐसे में राधा जैसी लड़की को कौन अपनाएगा। मेरी और राधा की उम्र में बड़ा फ़र्क था। मैं इस वक्त 30 साल की थी और राहुल इस वक्त 33 साल के थे और राधा इस वक्त 19 साल की थी। राधा के अलावा मेरा और कोई भाई बहन भी नहीं था कि जिसके हाँ मैं राधा को छोड़ आती। कोई चचा, कोई मामू, कोई फूफो, कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं था कि जहाँ पर मैं राधा को छोड़ करके आती और राधा जो है वो हमेशा हमेशा उन लोगों के हाँ रहती। लेकिन ज़ाहिर बात है कि इस सिचुएशन में राधा को अपनाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। मैं बहन होने के नाते उसे ना तो सड़क पर छोड़ सकती थी, ना ही उसे घर से निकाल सकती थी और ना ही उसे इस बात की इजाज़त दे सकती थी कि वो मेरी जगह ले और राहुल के साथ रंगरलियाँ मनाती फिरे। ये वो तमाम बातें थीं कि जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं इनका क्या इलाज करूं और क्या ना करूं। अब ये बात आए दिन वो मुझसे करने लगी कि या तो मुझे मेरा पति ला के दो या फिर मुझे जीजा जी के साथ वही सब कुछ करने दो जो तुम करती हो। मुझे भी जीजा जी के साथ वो सब कुछ करना है। जीजा जी जब तुम्हें प्यार करते हैं तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और मैं भी जीजा जी से प्यार करना चाहती हूँ। ये वो बातें थीं कि इन बातों को लेकर के ज़ाहिर बात है कि मैं उसे कोई भी इजाज़त नहीं दे सकती थी और मैं सिर्फ़ खून के घूंट पी करके चुप कर जाती थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि मैं इस पर गुस्सा भी नहीं कर सकती थी। मुझे गुस्सा आता था कि वो जब मेरे पति का नाम अपने साथ जोड़ती थी, लेकिन ज़ाहिर बात है कि मैं इस बात के लिए मजबूर थी, मैं उसे मना नहीं कर सकती थी। इसी तरीके से कुछ दिन गुजर गए और उसकी यही रट जारी रही। एक रोज़ मैंने राहुल से कहा कि राहुल, मुझे समझ नहीं आ रही है मैं राधा का क्या इलाज करूं। अब उसकी ज़िद ज़ोर पकड़ते चली जा रही है। तुम्हें पता तो है कि वो जिस चीज़ की ठान लेती है उस चीज़ को नहीं छोड़ती। ये ऐसा उसके साथ बचपन से ही है। अब वो इस बात की ज़िद कर रही है कि मैं जो है या तो उसे उसका पति ला करके दूँ या फिर जो है वो तुम्हें उसके साथ सुला दूँ। तो अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राहुल ने मुझे कहा इसका एक हल मुझे समझ में आता है, अगर तुम मुझ पर यकीन रखो तो मैं जो है इसका हल कर सकता हूँ। मैंने कहा मुझे बताओ कि इसका क्या हल है। उसने कहा एक रोज़ तुम ऐसा करो कि बच्चों को लेकर के कहीं चली जाओ और कोशिश करो कि उस रात तुम जो है वो किसी रिश्तेदार, किसी अज़ीज़ के घर या फिर घर से बाहर गुजारो। मैंने कहा तुम्हें पता है कि अज़ीज़ रिश्तेदार इतने नज़दीक रहते नहीं हैं और वैसे भी उन लोगों के साथ अगर हमारी बनती होती तो मैं राधा को उनमें से किसी के घर छोड़ देती। लेकिन बहरहाल तुम बात करो, मेरी एक सहेली है, मैं उसके घर रात भर के लिए जा सकती हूँ, लेकिन सिर्फ रात भर के लिए। उसने कहा कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपनी सहेली के घर रात भर के लिए चली जाओ। उसके बाद उम्मीद है कि कभी भी ये तुम्हें नहीं कहेगी कि मुझे जीजा जी के साथ सोना है या मुझे जीजा जी के साथ मिलाओ या फिर मुझे मेरा पति ला करके दो। अब सुमित्रा ने कहा कि अब मैंने कहा कि आप ऐसा क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो सुनो,
जब तक कोई बंदा किसी बात को जानता नहीं है उस वक्त तक वो उस बात की ज़िद करता है। बच्चा उस वक्त तक ज़िद करता है जब तक उसे खिलौना मिल नहीं जाता, लेकिन जब उसे खिलौना मिल जाता है तो उसे उस खिलौने की कदर नहीं रहती। यही हाल इसका है। ये तुम्हें और मुझे देखती है तो इसके दिल के अंदर शायद इस बात की ख्वाहिश जाग पड़ी है कि हमें ऐसा करना चाहिए। लिहाजा अब इसका अपना पति तो हम ला कर के देने से रहे। मैं जो बात तुम्हें बताने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो तुम अपनी सहेली के घर एक रात के लिए चली जाओ। उससे ये होगा कि ये मेरे पास घर में अकेली रह जाएगी। मैं इसे अपने साथ सुला लूँगा। मैं तुम्हें इस बात का वादा करता हूँ कि मैं इसके साथ वो सब कुछ नहीं करूँगा कि जो तुम्हारे और मेरे दरमियान होता है। ज़ाहिर बात है कि मैं अपनी पत्नी का हक़ इसे नहीं दे सकता, लेकिन ये है कि मैं इसे अपने साथ सुला ज़रूर लूँगा और ये मेरे साथ सो जाएगी। मैं इसे लिपटा करके सुला लूँगा। शायद इससे इसकी मन को शांति मिल जाए और ये काफ़ी हद तक जो है ये अपने आप को संभाल ले और इसे इस बात का समझ आ जाए कि ये कुछ भी नहीं होता है। लिपटा करके सुलाने तक ही बात महदूद रहेगी। अब ज़ाहिर बात है कि मैं इसे अपने साथ लिपटा करके सुला लूँगा और ये सुबह उठेगी। हो सकता है कि जब तुम वापस आओगी तो तुम इसे कहना कि देखो, मैंने तुम्हें जीजा जी के साथ सुला दिया, तुम उनके साथ सो गई, वो तुम्हारे साथ लिपट करके सो गए। बस इतना ही कुछ होता है। अगर तुम्हारा पति ला के देंगे तो वो भी तुम्हारे साथ यही करेगा और जीजा जी हैं तो वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही कर रहे हैं। लिहाजा अगर इस तरीके से इसके मन को शांति मिलती है तो चलो हम इस बात को जो है वो समझ लेंगे और ये लड़की जो है वो हो सकता है कि अपनी इस ख्वाहिश को त्याग दे और इस ख्वाहिश को त्याग करके ये लड़की वापस अपना नॉर्मल ज़िंदगी पे आ जाए। जब इसे पता चलेगा कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं रखा है, ये तो सिर्फ ऐसा ही है कि साथ में एक दूसरे को हक कर सो जाओ, तो इसमें क्या बुराई है या क्या गलती है। अब अगर ऐसा करेगी तो ठीक है, लेकिन अगर इसने इसके बावजूद भी ज़िद की तो फिर यही है कि मैं इसे अपने साथ वैसे ही कभी कभार सुला लिया करूँगा और कुछ करेंगे नहीं, तो ज़ाहिर बात है कि तुम्हारी और मेरी मर्यादा भी भंग नहीं होगी और इस लड़की की भी ख्वाहिश पूरी होती रहेगी। कम से कम ये एक सादा दिमाग लड़की है और इन बातों को अब अगर नहीं जानती तो हम इतना इसके लिए कर सकते हैं कि जितना हमारे अंदर अपने बस में है। इससे ज़्यादा तो ज़ाहिर बात है कि हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अब मैंने अपने पति से कहा कि देखिए, बात ये है कि मुझे आप पर एतबार तो है, मैं 2 बच्चे आपके हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे आप पर इस बात का विश्वास है कि आप कभी भी मेरी बहन के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि जिसको मैं जो है वो लेकर के परेशान हूँ। लेकिन राहुल, एक बात को आप अपने जहन में रखिएगा कि जब 2 लोग अकेले होते हैं तो तीसरा बीच में डेवल होता है। तो अगर ऐसा हुआ कि डेवल आप लोगों के बीच में आ गया और आपने मर्यादा भंग कर दी तो फिर मेरा क्या होगा। राहुल ने मुझे यकीन दिलाया कि डेवल का हम दोनों के दरमियान में कुछ काम नहीं है, इसलिए तुम इस बात को भूल जाओ कि डेवल आएगा या डेवल हम दोनों के दरमियान में आएगा। मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, अपने जज्बात का काबू रखना जानता हूँ। तुम खुद इस बात को सोचो कि जब तुम बीमार होती हो तो मुझे तुम कहती हो कि मैं फ़िलहाल बीमार हूँ, मैं जो है सब्र करता हूँ या नहीं करता हूँ। मैं उन दिनों में चाहे जितनी मर्ज़ी ख्वाहिश मुझ पर गालिब होती है, लेकिन मैं अपने आप को संभाल लेता हूँ। इसी तरीके से अगर राधा मेरे पास रहेगी तो तुम फ़िक्र मत करो। अगर ये तुम्हारी छोटी बहनों की तरह है तो ये मेरी भी तो छोटी बहनों की तरह है। बस यही है कि मैं इसे अपने साथ लिपटा लूँगा, इसे अपने साथ सुला लूँगा। एक लाड है जो कि मेरा और इसका होगा। मुझे अब इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मैं इसकी बात मान लूँ और मैंने राहुल की बात मान ली। मेरी एक सहेली थी और मैं उसके पास काफ़ी अरसे से गई भी नहीं थी, लिहाजा सोचा कि मैं एक रात वहाँ पर गुजारा हूँ। उस रोज़ मैं शाम के पहले ही वहाँ से अपने घर से बच्चों को लेकर के निकल गई और मैंने राधा को और राहुल को घर में अकेला छोड़ दिया। मैं अब अपनी सहेली के घर आ गई थी और मैं अपनी सहेली के घर आ कर के वहाँ पर बैठ गई। उसे मैंने यही बताया कि मैं एक काम से यहाँ पर आई थी, सुबह मुझे जो है वो किसी से मिलना है और मैंने बहाना बना दिया कि मैं एक डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ एक काम के सिलसिले में। वो डॉक्टर मुझे सुबह मिलेगी और मैं सुबह डॉक्टर से मिलके वापस घर चली जाऊँगी। खैर, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, खाना वगैरह खा करके हम लोग सो गए। मैं उसके घर में सो तो गई, लेट तो गई, लेकिन सारी बात है कि मेरा एक एक लम्हा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सोचो विचार में गुज़र रहा था। नींद मुझे नहीं आ रही थी। कभी मैं सोने के लिए लेटती, कभी आंखें बंद करती, नींद आने लगती, कभी फिर मुझे राधा का ख्याल आता, राहुल का ख्याल आता तो मैं उठ करके बैठ जाती। इसी तरीके से बेआरामी सी नींद थी जो कि मैं कर रही थी। बहरहाल मैं सुबह
को जागी और सुबह जागने के बाद मैंने अपने बच्चों को साथ लिया और फिर मैंने अपनी दोस्त से इजाज़त ले करके अपने घर की राह ली। अब मैं देखना चाहती थी कि इस रात में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। जब मैं वापस आई तो मेरी बहन अकेली सो रही थी, जबकि राहुल काम पर निकल चुके थे। मैंने देखा कि राहुल काम पर चले गए थे, इसलिए मैंने आकर के राधा को उठाया। मैंने राधा को जैसे ही उठाया, वो रोते हुए मुझसे लिपट गई और कहने लगी, जीजा जी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जीजा जी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने अपनी बहन को अपने सीने से लिपटा लिया। मैंने कहा, क्या किया, मुझे बताओ जीजा जी ने क्या किया। उसने कहा, नहीं बस मुझे मेरा पति चाहिए, मुझे जीजा जी से बात नहीं करनी है, मैं जीजा जी से बात नहीं करूँगी। मैंने कहा, नहीं तुम मुझे बताओ कि जीजा जी ने क्या किया। अब उसने तो जो अपने सादापन में जो उसकी सादगी थी उसमें उसने मुझे जो बताया, वो तो बातें सुन कर के मैं दंग रह गई। राहुल पर मुझे कभी भी ऐसा नहीं था कि राहुल ऐसा कुछ करेंगे या राहुल जो है वो इस हद तक जाएंगे, क्योंकि वो एक सादा सी लड़की थी, झूठ नहीं बोल सकती थी, उसे झूठ बोलना नहीं आता था। उसने मुझे रोते हुए जो बातें बताईं उसके मुताबिक तो राहुल ने वो सब कुछ उसके साथ किया था जो कि एक मर्द एक बीवी के साथ करता है। लिहाजा मैं तो राहुल के लिए अपने मन में गुस्सा पाल करके बैठ गई और मैंने राधा को भी समझाया कि ठीक है, मैं राहुल से इस बारे में पूछती हूँ। मैं इस बात की तसल्ली करना चाहती थी, इसलिए मैं राधा को एक अलग कमरे में लेकर के गई और मैंने वहाँ पर राधा को अच्छे तरीके से चेक किया और मुझे इस बात का पता चल गया कि राहुल ने किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी थी और राहुल ने पूरा जो है वो इस रात का फ़ायदा उठाया था। मेरे अंदर एक आंधी, एक तूफ़ान चल रहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तरफ तो वो ये बात कर रहा था कि जैसे मैं जो है ये मेरी छोटी बहन है, इसी तरीके से वो इसकी भी छोटी बहन है, वो सिर्फ उसे अपने साथ लिपटा लेगा और उन दोनों के दरमियान डेवल नहीं आएगा और वो दोनों जो है वो अपना वक्त इसी तरीके से गुजारेंगे। लेकिन यहाँ पर तो मामलात इस कदर बिगड़ चुके थे कि मैं संभाल नहीं पा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसने बाकायदा एक नन्ही सी बच्ची को, जो कि एक कुंवारी लड़की थी, कुंवारी नहीं रहने दिया था, उसे एक लड़की से औरत बना करके रख दिया था और एक रात में इतना कुछ उसने कर लिया था। फिर ये है कि मेरे आने से पहले वो काम के लिए रवाना हो गया था। अगर मैं आ जाती और मेरे होते वो होता और मेरे होते राधा ये बात करती तो ज़ाहिर बात है कि एक बड़ा झगड़ा हम दोनों के दरमियान बनता। खैर रात तक तो उसने आ ही जाना था और फिर ऐसा ही हुआ कि रात हुई तो राहुल घर आ गया। राहुल के माथे पर एक शिकन तक नहीं थी, वो किसी बात को लेकर के बिल्कुल परेशान तक नहीं था। लिहाजा अब जब वो आया और मैंने देखा कि वो किसी भी बात को लेकर के परेशान नहीं है, मैंने रात डलने का फ़ैसला कर लिया था, क्योंकि रात डलेगी, बच्चे सो जाएंगे, राधा सो जाएगी, तब ही मैं उसके साथ कोई किसी किस्म की बात करूंगी। बात करने के लिए मैंने दूसरे कमरे का इंतखाब किया था कि मैं उन्हें दूसरे कमरे में राहुल को ले जाऊंगी और दूसरे कमरे का दरवाज़ा बंद करके मैं उससे बातचीत करूंगी। लिहाजा अब ऐसा है कि मैं राहुल से बात करने की पूरी उम्मीद रखती थी और मैं चाहती थी कि राहुल से बात करूं और राहुल को इस बारे में बताऊं कि राहुल जो है वो जो करके गए हैं या जो राहुल ने राधा के साथ किया है ये बहुत गलत किया है और राधा के साथ उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लिहाजा इसी बात को लेकर के मेरे अंदर गम और गुस्से की लहर दौड़ रही थी। मेरे अंदर गम था, गुस्सा था, मेरे अंदर बस एक ही बात पनप रही थी कि राहुल को ऐसा मेरी बहन के साथ नहीं करना चाहिए था। फिर मैं सोचने लगी कि ये मौका भी तो मैंने खुद ही फ्राहम किया है। राहुल ने मुझे कहा कि तुम रात के लिए चली जाओ और मैंने मान लिया। अगर मैं ऐसा ना मानती तो ज़ाहिर बात है कि राहुल को कभी ऐसा मौका नहीं मिलता। राहुल को चाहिए था कि कम से कम मेरी मर्यादा भंग ना करे और मेरे साथ ऐसा विश्वासघात ना करे। लेकिन बहरहाल मैं अब राहुल से पूछने का इरादा रखती थी। करीब आधी रात के करीब जब मैंने देखा कि राधा भी सो रही है और बच्चे भी सो रहे हैं और राहुल भी मेरे साथ ही मेरी ही बिस्तर पर सो रहे थे, मैंने राहुल को उठाया। राहुल को उठा करके मैंने उसे अपने साथ दूसरे कमरे के लिए चलने के लिए कहा। वो मेरे साथ दूसरे कमरे में आ गए। दूसरे कमरे में आकर के मैंने दरवाज़े को अंदर से बंद कर दिया। यहाँ पर भी चारपाई थी, मैं उन्हें राहुल को चारपाई पर बैठने के लिए कहा। फिर मैंने राहुल से कहा कि राहुल, मैं तो तुम पर बड़ा विश्वास करती थी और मैंने तुम पे इतना विश्वास किया कि मैं अपनी बहन को बिल्कुल अकेले तुम्हारे पास छोड़ करके चली गई, लेकिन तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? एक दरिंदों जैसा सलूक, एक ऐसा सलूक कि जिसकी मैं तुमसे बिल्कुल आशा नहीं रखती थी और तुमने ऐसा कर दिया। मैंने अपने मन की भड़ास खूब निकाली और मैं उससे बुरा भला कहने लगी। मेरी बात को वो बड़ी तसल्ली से आराम से सुनता रहा, लेकिन उसने किसी किस्म की मुझसे कोई बात नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि अब मेरी बात सुनो सुमित्रा,
मैंने तुम्हें ये ज़रूर कहा था कि तुम अपनी बहन को एक रात के लिए छोड़ करके मेरे पास चली जाओ। असल में मैं कुछ चाहता था, मैं ये नहीं चाहता था जैसा कि मैंने किया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया तो इसके पीछे कोई वजह है। मैं तुम्हें वो वजह बताऊंगा तो तुम इस बात का यकीन करोगी कि मैंने जो किया है वो अच्छा किया है। मुझे उम्मीद है कि अब वो कभी भी तुम्हें तंग नहीं करेगी, इस बात को लेकर के कभी भी तुम्हें नहीं कहेगी कि उसे जीजा जी के पास जाना है। कम से कम मेरी जान छूटेगी, कम से कम तुम्हारी जान छूटेगी, तुमसे वो दूर रहेगी, मुझसे वो दूर रहेगी और आज के बाद वो ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं करेगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम मुझे किसी भी तरीके से मुतमिन अगर कर सकते हो तो करो, मुझे बताओ कि तुमने क्या सोचा था। अगर तुमने वो कुछ नहीं करना था जैसा कि तुमने मुझे बताया था, तुमने क्या करना था और क्यों किया, ये मुझे सब कुछ आज जो है जानना है। मुझे इस बारे में सब कुछ बताओ, मुझे इस बारे में आगाही दो। उसने कहा देखो सुनो, वो एक लड़की थी जो कि सिर्फ 19 साल की थी। उसने कभी किसी मर्द का सामना नहीं किया था। वो जब तुम्हें और मुझे प्यार करते देखती थी तो उसके मन में एक ख्वाहिश, एक उमंग जागी कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। उसे हम जितना मर्ज़ी समझाते लेकिन वो इस बात से हटने वाली नहीं थी। उसने इस बात की रट लगाए रखनी थी और इसी बात को लेकर के उसने चलना था। लिहाजा इस बात के चलते मैंने ये सोचा कि अगर इस लड़की को सच में ही किसी मर्द का हाथ लग जाए तो मेरे ख़्याल में इस लड़की में दोबारा इस ख्वाहिश की ताकत नहीं रहेगी कि ये कोई ऐसी ख्वाहिश करे। लिहाजा मैंने जानबूझ करके तुम्हें जो है उस रोज़ रात के लिए भेजा और फिर जब मैं घर आया तुम चली गई। तुम्हारे जाने के बाद मैं चला गया। मैं थोड़ी देर के लिए मेडिकल स्टोर तक गया था। तुम्हें इल्म होना चाहिए कि मैं मेडिकल स्टोर पर क्यों गया था, क्योंकि एक तो ये कुंवारी लड़की थी, दूसरा ये है कि ये एक ऐसी लड़की थी कि जिसने आज तक मर्द का सामना नहीं किया था और अगर ये मर्द का सामना बहुत ज़्यादा टाइम तक करेगी तो सारी बात है कि इसके अंदर दोबारा इस किस्म की ख्वाहिश पैदा नहीं होगी। क्यों कि एक नॉर्मल इंसान अपनी पत्नी के साथ जब संभोग करता है तो उसकी 2 से 4 मिनट 5 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग होती है। इतना ही वक्त वो अपनी बीवी के साथ लगाता है और इतना ही काम जो है वो उनके दरमियान होता है। लेकिन अगर किसी लड़की के साथ 10, 15, 20 मिनट तक संभोग किया जाए और वो लड़की हो भी कुंवारी तो ज़ाहिर बात है कि वो लड़की डर जाएगी, उसके अंदर दोबारा ये ख्वाहिश पैदा नहीं होगी। लिहाजा इसी काम की गर्ज से मैं मेडिकल स्टोर तक चला गया था और फिर जब मैं मेडिकल स्टोर से वापस आया तो इसे मैंने अपने पास बुला लिया। तुम घर पे नहीं थी। फिर ये मेरे साथ उस रात को सोई। मैंने किसी किस्म की कसर नहीं उठा रखी। मैंने उस एक रात में जो हो सकता था, जितना हो सकता था, इस पे अपनी तरफ से जुल्म किया कि आइंदा इसकी ये ख्वाहिश पैदा ना हो और इसके अंदर की ये ख्वाहिश मर जाए। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि अब ये तुम्हें तंग नहीं करेगी। अगर मैं सिर्फ महज इसे अपने साथ लिपटा के सुला लेता तो इसके लिए ये रोज़ाना का खेल बन जाता। फिर रोज़ाना ये कहती कि मुझे अपने साथ लिपटाओ सुला लो, लिपटाओ सुला लो। फिर तुम्हें भी कई बार जो है वो अलहदा सोना पड़ता और मुझे इसे अपने साथ सुलाना पड़ता। लेकिन अब शायद जो मैंने कर दिया है इसके चलते इसके अंदर ये ख्वाहिश नहीं जागेगी और ये डर गई है। इसीलिए ये तुम्हें रो रो करके बयान कर रही होगी या तुम्हें इसने बताया होगा कि इसके साथ अच्छा नहीं हुआ है, जीजा जी ने इसके साथ अच्छा नहीं किया और अब ये अपनी ख्वाहिश जो है वो ख़त्म कर देगी और हम सुकून से अपनी ज़िंदगी को जी सकेंगे। मेरा विश्वास करो कि अब इसे ऐसी ख्वाहिश नहीं पैदा होगी, क्योंकि जो इसके साथ मैंने रात में किया है वो यकीन करो कि ऐसा ही किया है। अगरचे मैं दिली तौर पर ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था। मुझे भी पता था कि ये मासूम है, बेगुनाह है, एक ऐसी मासूम सी बच्ची है कि जिसे किसी चीज़ का पता नहीं है, लेकिन मैंने इसे समझ लो कि डरा दिया है। अब ये डर गई है तो ये बिल्कुल अब इस रास्ते पे नहीं जाएगी और तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। हम इसके लिए पति नहीं ला सकते थे, हम इसके लिए कुछ और नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसा कर सकते थे कि इसे इस काम से मना रखने के लिए हमेशा हमेशा के लिए इसे डरा दिया जाए, इसे इस काम से ही दूर कर दिया जाए और ये बिल्कुल जो है इस काम से दूर हो जाए। और मेरे ख्याल में अब ये दूर हो चुकी है। मेरे शोहर ने जो बात कही थी वो किसी हद तक दुरुस्त हो सकती थी, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा हुआ था और राधा के साथ उसने उसे डरा दिया था और राधा अब इन चीज़ की ख्वाहिश नहीं करेगी, बात तो एक हद तक सही थी।
मैं अपने शौहर के साथ कब तक जो है वो इस चीज़ को बर्दाश्त करती। हम इसे कहीं छोड़ भी नहीं सकते थे, निकाल भी नहीं सकते थे, इसकी शादी भी नहीं करवा सकते थे, तो ऐसे में यही कुछ कर सकते थे। लिहाजा शायद किसी जगह मैं सोचती थी कि राहुल ने सही ही किया है। अगर राहुल सिर्फ इसे अपने साथ लिपटा कर सुला ही लेते तो शायद फिर ये दोबारा सोने की ज़िद करती, फिर दोबारा सोने की ज़िद करती और हमारी ज़िंदगी इसी तरीके से अजीरन बनी रहती। लिहाजा अब मैंने इस बात को सोच लिया था कि शायद राहुल ने जो फ़ैसला लिया है ये कड़वा ज़रूर है, लेकिन ये कड़वी दवाई जो है वो हमेशा का इलाज है और अब ये इलाज जो है वो राधा का हो गया है। उसके बाद मैं और राहुल वैसे भी आपस में हम लोगों ने एक बात तय की कि ये दूसरा कमरा मौजूद है, हम लोग अगर हमें किसी किस्म की कोई ख्वाहिश होगी तो हम यहाँ दूसरे कमरे में आ जाया करेंगे, यहाँ पर भी चारपाई मौजूद है, उसके बाद हम जा कर के अपने कमरे में सो जाया करेंगे और शायद ना वो हमें देखेगी ना उसके मन में कोई ख्वाहिश पैदा होगी, इसलिए हम इसी दूसरे कमरे को इस्तेमाल करेंगे। दूसरा कमरा अगरचे इस काबिल नहीं था कि वहाँ पर रिहाइश रखी जा सकती थी, कोई सामान कहाँ पड़ा था, कोई कहाँ पड़ा था, लेकिन चंद लम्हों के लिए 5, 10, 15, 20 मिनट के लिए तो उस कमरे को इस्तेमाल किया जा सकता था, जैसे आज हमने गुफ्तगू करने के लिए किया था। लिहाजा मैं अब राहुल को लेकर के कमरे में वापस आ गई थी और फिर मैं और राहुल जो है वो सो गए। वाकई इस इलाज ने काम किया था कि उसके बाद जब भी कभी ऐसा मौका कोई हुआ या कोई ऐसी बात हुई कि मुझे और राहुल को किसी बात की ज़रूरत पड़ी तो हम दोनों जो है वो अलग कमरे में चले जाते थे और फिर आकर के हम लोग अपने कमरे में सो जाया करते थे। और उसके बाद मैंने कभी राधा को नहीं देखा कि वो जीजा जी के लिए ज़िद करे, बल्कि एक काम अजीब सा था कि जैसे ही अब राहुल घर आते थे वो राहुल के पास नहीं जाती थी, ज़्यादातर मेरे पास रहती थी, दुबकी दुबकी रहती थी और ज़्यादातर वो यही करती थी कि वो राहुल से दूरी बनाए रखे। वो राहुल से गुफ्तगू भी कम करती थी और वाकई में वो राहुल से डर चुकी थी और उसे यही चीज़ लग रही थी कि राहुल जो है वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, उसने राहुल से दूरी बना ली थी। इस बात के चलते मेरे मन में एक सुकून हो गया था और इस सुकून के चलते मैंने इस चीज़ को समझ लिया था कि राहुल ने जो भी किया था ये अच्छा ही किया था। उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई और राहुल भी अपनी ज़िंदगी में मगन हो गया। कुछ अरसा करीब महीने से 1.5 महीना इसी तरीके से गुज़र गया। फिर एक रोज़ बड़ी ही अजीब बात हुई। मुझे राधा कहने लगी, दीदी आप घर से बाहर कब जाओगी? मैंने कहा क्यों भाई, तुम्हें ऐसा क्या है कि मैं घर से बाहर जाऊं? कहने लगी, दीदी जब तुम घर से बाहर जाओगी ना तब मैं फिर जीजा जी के पास जाऊंगी। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, मैं तो हक्का बक्का रह गई। मैंने कहा कि राधा क्या बात कर रही हो, तुम जीजा जी के पास क्यों जाओगी? जीजा जी से तो तुम डरती हो ना, तुम्हें डर लगा होगा, जीजा जी ने तुम्हें मारा उस रोज़ जब मैं घर पे नहीं थी, इतना जुल्म किया तुम पे, ठीक है। कहने लगी, नहीं दीदी वो मैं गलत थी, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे मारा है, लेकिन ना मुझे अब ख्याल आता है कि वो जो भी था बड़ा अच्छा था। लो जी, मैं तो फिर सर पकड़ करके बैठ गई कि ये अब किस तरफ चल निकली है। अब मैं रोज़ाना की बुनियाद पर घर से बाहर तो नहीं जा सकती और मैं ऐसा नहीं कर सकती। लिहाजा उस रोज़ रात को राहुल को मैंने दोबारा ये बात की कि आज 1.5 महीने के बाद ये फिर उसी रास्ते पर चल निकली है कि इसे जीजा जी चाहिए और चाहिए ही चाहिए। अब राहुल ने मेरे साथ एक बात की, उसने कहा देखो सुमित्रा, शादी हम इसकी करवा नहीं सकते, किसी जगह इसे भेज नहीं सकते, घर से निकाल नहीं सकते। ऐसे में मैंने एक चीज़ सोची है, अगर तुम इस बारे में मेरा साथ दो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम इनकार करोगी तो मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा मुझे बताइए मुझे क्या करना है। उसने कहा हफ्ते में अगर एक रात इसको दे दिया करूं तो तुम्हें इस बात पे एतराज़ तो नहीं है। मैंने कहा राहुल आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, आपके 2 बच्चे हैं। उसने कहा आप तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं ऐसे तरीके से रहूँगा कि ना तो वो आइंदा मेरी प्रेग्नेंट होगी, ना ही उससे कोई किसी और किस्म का कोई मसला होगा। मैं पूरी एहतियात के साथ उसके साथ चलूँगा। हफ्ते में एक बार उसे दे दिया करो, और मेरे ख्याल में अगर तुम इस बात के लिए आमादगी का इजहार कर दो, क्योंकि अब इसके अलावा चारा कोई नहीं है, वो तुम्हें तंग करती रहेगी और
उसका तंग करना इसी तरीके से तुम्हारे साथ चलता रहेगा। मैं अब क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। राहुल जो कह रहे थे ये ज़ाहिर बात है कि मैं अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त करने वाली नहीं थी, लेकिन फिर इसके अलावा मुझे वाकई कोई चारा नज़र नहीं आ रहा था कि मैं अपनी इस बहन का क्या इलाज करूं, क्योंकि अब उसने दोबारा से आए दिन मेरा सर खाना शुरू कर दिया था। मैंने इस बात पर आमादगी का इजहार कर ही दिया। अब वही हुआ कि वो रोज़ नहीं तो किसी न किसी रोज़ हफ्ते में कभी एक बार और कभी 2 बार साथ वाले कमरे में चले जाया करते थे और मैं बच्चों के साथ इसी कमरे में सोया करती थी। अब राधा इस चीज़ की आदत डाल चुकी थी। अब वो मुझसे किसी किस्म का गिला शिकवा या शिकायत नहीं करती थी, बल्कि मैं देखती थी कि अब वो खुशी खुशी जाती है और हशाश बशाश रहती है। उसे किसी किस्म का कोई अब दुख या तकलीफ़ नहीं थी। मैं समझती थी कि मेरी बहन एक ऐसी बहन जो कि बिल्कुल ही सादा सी है, वो अब अपनी ज़िंदगी की अगर थोड़ी सी खुशी मेरे घर में रह कर के हासिल कर रही है तो एक बड़ी बहन होने के नाते चलो मैं उसका विवाह तो नहीं करा सकती, लेकिन इतनी खुशी तो मैं उसे दे ही सकती हूँ। लिहाजा मैंने इस बात पर अब खामोशी अख्तियार कर ली थी और इसी तरीके से हमारे घर का सिस्टम चलता रहा। फिर ऐसा हुआ कि वक्त गुज़रता रहा और वक्त गुज़रने के साथ साथ ये सिस्टम इस कदर चल निकला कि अब एक ही बिस्तर होता था, एक ही जगह होती थी, एक ही कमरा होता था। एक तरफ मैं होती थी और दूसरी तरफ राधा होती थी। राहुल कभी राधा की तरफ पलट जाते थे और कभी मेरी तरफ पलट जाते थे और इसी तरीके से हमारी रात कट जाती थी। जब इतना कुछ हो चुका था और इतना कुछ मैं बर्दाश्त कर रही थी तो अब दूसरे कमरे में जाने का तरद्दुद भी क्यों? मुझे पता तो था कि दूसरे कमरे में भी क्या चल रहा है। अब अगर वही सब कुछ मेरी आंखों के सामने चले तो मुझे इसमें क्या एतराज़ हो सकता था। मैं अपनी बहन के लिए इतनी कुर्बानी तो दे ही सकती थी। राहुल भी बहुत खुश थे कि उन्हें घर बैठे बैठे बीवी और साली दोनों का प्यार मिल रहा था। बच्चे अगरचे थोड़े बड़े हो गए थे लेकिन इतने नहीं थे कि अभी उन्हें इन चीज़ों की समझ आई, लेकिन बहरहाल जब वो भी समझदार होंगे तो हम उन्हें मिल मिला कर के समझा लेंगे और वो भी इस बात को समझ जाएंगे। मेरी छोटी बहन एक ख्वाहिश कर बैठी थी, उसे अपना जीजा चाहिए था और मैंने उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करते हुए अपना शौहर उसके नाम लगा दिया था। हम दोनों ही अब अपने शौहर के साथ, यानी उसका भी तो अब शौहर ही ठहरा। मेरे साथ तो चलो उसका विवाह हुआ था, लेकिन उसके साथ भी उसके संबंध तो शौहर वाले ही थे। लिहाजा इस तरीके से हम दोनों अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करती चली जा रही थी। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि नायाब स्टोरी कॉर्नर के नाम से मेरा चैनल है। इसे लाजमी जो है वो आप सब्सक्राइब करके लाइक करें और नायाब स्टोरी कॉर्नर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके वहाँ की कहानियाँ भी सुनें। ऐसी ही दिलचस्प और मज़े की कहानियाँ आपको वहाँ पर भी सुनने को मिलेंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अच्छा फीडबैक दीजिएगा। गुड बाय।